अच्छा, राजनीति भी बड़ी विचित्र चीज है। कल तक जो आपके साथ था उसको आप अति महत्वपूर्ण घोषित करते हैं, कहते हैं यही है जो जीत का कारण बनेगा और इसके पास व्यापक जनाधार है और बहुत भारी फॉलोइंग है। वो व्यक्ति या पार्टी आपको छोड़ जाए तो आप तुरंत कहने लगते किसी लायक ही नहीं था, इसके पास कुछ है ही नहीं, इसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा फायदा होगा। लो कर लो बात। ये 360 डिग्री का घुमाव बड़ा विचित्र है। सवाल उठता है कि भाई अगर वो पार्टी या व्यक्ति इतना ही नाकारा था तो आप उसको अपनी डोली में क्यों बैठाए थे, और अगर वो व्यक्ति महत्वपूर्ण था तो उस बात को आप स्वीकार क्यों नहीं करते और उसको बना के क्यों नहीं रख पाए अपने साथ। ऐसे ही स्थिति से गुजरना पड़ रहा है छोटे चौधरी को, यानी जयंत चौधरी को। आरएलडी चीफ, समाजवादी पार्टी से उन्होंने संबंध विच्छेद किया, नाता तोड़ा, तो सपा वाले कह रहे थे ही नहीं किसी लायक जयंत, उनके पास है क्या। सपा के नेता लोग कह रहे हैं कि जयंत, कौन जयंत, उनका वोट तो पहले भाजपा में चला गया। अच्छा, जयंत के पास अकेला अपना वोट था तो आप जयंत को लिए क्यों थे, और 7 सीटें क्यों दे रहे थे जयंत चौधरी की पार्टी को। अगर जयंत का वोट भाजपा में जा चुका है ऑलरेडी, तो फिर आप जयंत को साइकिल पर अभी तक क्यों बैठाए थे, ये सवाल उठेगा। नहीं, सियासत है, सियासत में कोई तर्क नहीं चलता। थेथरई का चरम सियासत होता है। जहां जिस स्थान पर थेथरई चरम पर आ जाए, समझिए वहां सियासत शुरू हो रही है। अब सियासत का आंगन बन रहा है वो। मसला ये कि जयंत चौधरी का जाना इंडिया गठबंधन से सपा को कितना नुकसान पहुंचाएगा, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भाजपा को कितना लाभ होगा। ये जो दूसरा प्रश्न है ना, इसमें मैं एक टिप्पणी करूं, उससे पहले एक टिप्पणी सतपाल मलिक जी की याद दिला दूं। अब सतपाल मलिक से ज्यादा पिछले 2 साल में भाजपा का आलोचक कोई और तो रहा नहीं। सतपाल मलिक जान गए ना, जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल। अब अगर वो भी कह रहे हैं कि जयंत के भाजपा के साथ जाने से भाजपा को लाभ होगा, तो इसका मतलब मान लेना चाहिए कि लाभ होगा, क्योंकि सतपाल मलिक तो मुश्किल में ही कहेंगे, और अगर वो भी कह रहे हैं तो फिर है ठीक है। जयंत चौधरी ने आज साफ साफ कह भी दिया कि भाई हम भाजपा के साथ जा रहे हैं चुनाव में, कोई किंतु परंतु नहीं, कहीं कोई भ्रम नहीं, सीधी सपाट बात कह दी। अब यहीं से इम्तिहान शुरू होगा जयंत चौधरी का। भारतीय जनता पार्टी को वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या और कितना वोट ट्रांसफर करा पाते हैं, ये इम्तिहान होगा। और भारतीय जनता पार्टी इम्तिहान लेने में बड़ी सख्त मास्टर है, ये जान लीजिए। उपयोगिता के आधार पर ही वहां सब कुछ है। उपयोगिता नहीं तो ठंडे बस्ते में रहो, और बिल्कुल कतई उपयोगिता की आगे भी संभावना नहीं तो बाहर जाओ। भाजपा इस मामले में बहुत प्रैक्टिकल है। आपके पास उपयोगिता है, आइए बताइए क्या चाहिए, लीजिए, दिखाइए करिश्मा। नहीं दिखा पाए तो गेट खोलो बाहर, या अस्तबल में पड़े रहिए। ये भी भाजपा का, मौजूदा भाजपा जो है उसका ये स्वरूप है, या फिर अस्तबल में पड़े रहिए। अगर आप परिणाम नहीं दे पा रहे तो अस्तबल में रहिए, फिर कोई आकांक्षा मत रखिए, कोई मांग मत रखिए, कोई इच्छा मत रखिए, फिर निर्विकार भाव से राधे राधे करिए, फिर कुछ नहीं। अब जयंत जी की परीक्षा शुरू होगी कि मथुरा से लेके और सहारनपुर तक वो क्या परिवर्तन ला पाते हैं। और जयंत चौधरी के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं हो, उनका इम्तिहान में उनकी मार्किंग इस बात पर नहीं होगी भाजपा के दफ्तर में
कि वो बागपत से चुनाव लड़े और जीत गए जयंत चौधरी ना। भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट बढ़ा पश्चिम में, 7 सीटें हारे थे पिछली बार 14 में से पश्चिम की भाजपा। क्या वो सारी सातों सीटें वापस आई तो जयंत को पूरे में पूरे नंबर नहीं आई तो भ्रकुटी टेढ़ी हो जाएगी। और मैं मानता हूं राजनीति में हर व्यक्ति को बड़ा नेता बनने के लिए बड़े इम्तिहान से गुजरना ही पड़ता है। आप इम्तिहानों से बच नहीं सकते और इम्तिहानों में आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो आप बड़े नेता बन नहीं सकते, ये भी तय जान लीजिए। जयंत चौधरी का वही समय शुरू होता है अब, अभी से 70 दिन के भीतर, 70-75 दिन मैक्सिमम के भीतर तय हो जाएगा कि जयंत चौधरी का राजनीतिक भविष्य क्या है। इस पूरे पश्चिमांचल में जैसा परिणाम जयंत दे पाएंगे उसी आधार पर उनके लिए भविष्य के दरवाजे खुलेंगे या बंद होंगे। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया कि ये फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के लिए परिवार तक सीमित नहीं है। देश का किसान का मेरा वर्ग, देश का वंचित समाज का व्यक्ति जो आज भी मुख्य धारा में नहीं है, उनको सशक्त करने वाला फैसला। इधर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान, उधर जयंत का दिल जीतने वाला बयान। और अब अजीत चौधरी की जन्म जयंती पर जयंत चौधरी के जज्बात ये बताने के लिए काफी है कि नल और कमल वाले दल अब एक साथ सियासी दंगल में उतरेंगे, यानी कि 2+1 के फॉर्मूले पर डील फाइनल ही समझो। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया। अब यूपी के सियासी गलियारों में सपा और रालोद के गठबंधन में दरार के बाद सबसे बड़ा सवाल यही शोर कर रहा था कि आखिर गठबंधन में गड़बड़ कहां हुई। अब जब सपा और रालोद के रिश्ते और रास्ते अलग अलग हो गए हैं, तब एक तस्वीर ये भी सामने आई कि सिंबल तुम्हारा और प्रत्याशी हमारा वाले दाव से बढ़ा है सारा तनाव। कहा जा रहा है कि सपा ने रालोद को जो 7 सीटें देने का ऐलान किया था, उनमें भी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम थमा दिए थे। इसी से नाराज हो गए जयंत चौधरी। अब विधायकों के अयोध्या दौरे पर जिन 4 विधायकों की नाराजगी की खबर सामने आई, वो भी सपाई खेमे के बताए जा रहे हैं। हालांकि जयंत के प्लान में सपा से भी घमासान मचा हुआ है। देखिए, सम्मान तो मिला ही इसीलिए था, इससे पहले तो कभी किसी ने सोचा नहीं। तकरीबन 10 साल हो रहे हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये बीजेपी इतनी घबराई हुई परेशान है इंडिया अलायंस से, हर जगह उसको तोड़ने की साजिशें करते हैं। और जयंत जी की क्या मजबूरियां रहीं जिसकी वजह से वो चले गए, उनसे हमें ना तो ये उम्मीद थी और ना ही उनके कम्युनिटी को इस बात की उम्मीद थी। जयंत की राहें जुदा होने से सपा कांग्रेस में भी कम क्लेश नहीं है। एक और जहां जयंत चौधरी वाली 7 सीटों पर संग्राम है, तो वहीं माथापच्ची इस बात पर भी है कि इस महाभारत में कैसे सजाए चक्रव्यूह। वहीं गठबंधन की इन दरारों ने विरोधियों को फिर झांकने का मौका दे दिया है। 2 भारत रत्न पे 2 घटनाएं हुई, उसी पर एक कोई फिल्मी कलाकार ने लिखा है, दिल के टुकड़े करके मुस्करा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्करा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। लोकसभा चुनाव के फलसफे और जयंत चौधरी के फैसले की तमाम तरह से व्याख्या की जा रही है। ऐसे में पूर्व राज्यपाल और जाट नेता सत्यपाल मलिक ने कहा कि रालोद के एनडीए में जाने से बीजेपी को फायदा होगा। ऐसे में कांग्रेस अभी ऑल इज वेल वाली धुन में है। वहीं इस दाव और बदलाव से बीजेपी का जोश हाई है। बहरहाल देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। उत्तर प्रदेश में भी बड़ा सियासी दंगल सजा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिन 16 सीटों पर हार मिली थी, उनमें से 7 पश्चिम यूपी की थी।
अब सवाल यह है कि क्या जयंत के साथ आने से बढ़ेगा बीजेपी की जीत का कारवां? सवाल तो ये भी है कि रालोद के इस रुख से किसे नफा और किसे होगा बड़ा नुकसान। जयंत चौधरी ने आज अपने पिताजी के स्मृति दिवस पर सार्वजनिक घोषणा भी कर दी कि हमारी पार्टी भाजपा के साथ चुनाव लड़ेगी, एनडीए के में शामिल रहेगी। धुंध साफ हो गई। जयंत ने अपना आगे का राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में बिताने का फैसला किया। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह जी का स्वागत है। फराज किदवई साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, फराज भाई का बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता, रोहित जी का बहुत स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, प्रियंका जी का बहुत बहुत स्वागत है। फराज भाई, आपसे बात शुरू करूंगा। कल तक कोई आदमी साथ रहे और तब कीमती रहे और अगले दिन वो छोड़ जाए तो बता दो ये तो किसी लायक थे ही नहीं। हम थे जो इनको ढो रहे थे, इनके पास क्या है? कुछ नहीं। मैंने सुना समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि जयंत के पास बचे ही क्या था, उनका वोट तो सब जा चुका था भाजपा में, पहले ही जयंत अकेले बचे थे। तो मेरे दिमाग में एक मासूम सा सवाल आया कि अगर जयंत अकेले ही बचे थे, उन्हीं को वोट देना था अकेले, तो 7 सीटें काहे को दी फिर इनको? नहीं, जब इनके पास कुछ चवन्नी ढन्नी बची ही नहीं जयंत के पास, तो 7 सीटें क्यों दी गई थी? फराज भाई। अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जयंत जी अपनी एक नई पारी खेलने जा रहे हैं और नीतीश जी और जयंत जी के इस दौर में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठीक है, मान लिए कोई कह रहा है कि जयंत जी की जो है वो अब लोकप्रियता नहीं बची है या उनके पास वोट बैंक नहीं है। ये तो वक्त बताएगा कि जयंत जी के पास वोट बैंक है कि नहीं है, उनकी लोकप्रियता बची है कि नहीं बची। लेकिन वो एक यंग लीडर हैं और हमारी पूरी उनके साथ हमदर्दी। अमिताभ जी, आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट, अपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। देखिए, बात क्या है कि लोकतंत्र में जयंत जी जाएंगे, ओपी राजभर जी कहीं जाएंगे, फिर ओपी राजभर जी लौट के आएंगे, नीतीश कुमार जी 9 बार पलटी मारेंगे, ये सब होता रहता है। लेकिन बात विचारधारा की है, बात आइडियोलॉजी की। आपने बहुत अच्छी बात कही अमिताभ जी, मैं इसको कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैंने उसको नोट भी किया। आपने ये अभी अपनी स्टेटमेंट में बोला कि कोई भी पार्टी अगर छोड़ने के बाद आपको छोड़ देती है तो आप उसको डोली में क्यों बैठाए थे। आप सही बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अजीत पवार जी को लेने से 3 दिन पहले बोलते हैं कि वो 70,000 करोड़ के आरोपी थे, लेकिन अजीत पवार जी को खाली उन्होंने लिया नहीं, महाराष्ट्र के खजाने की उन्होंने चाबी भी दी। देखिए, प्रॉब्लम क्या है अमिताभ जी, बात छोड़ने और पकड़ने की नहीं है। इंडियन डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की अमिताभ जी ये खूबसूरती है कि जिन जयंत जी को, जिनके साथ हमारा बेहतरीन गठबंधन चला और जिनसे हमारी पूरी सहानुभूति है, जिनको हम मतलब एक गुड लक भी बोल रहे हैं, लेकिन जिन जयंत जी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिनके ऊपर लाठी चार्ज किया, आज भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार घुटनों पर आ गई कि उनको आदरणीय चरण सिंह जी को, श्री चरण सिंह जी को भारत रत्न देना पड़ा, जिसकी हम बहुत ठीक है। फराज भाई, दोबारा में आएंगे। आपने कहा आरंभिक वक्तव्य काफी हो गया, अब दोबारा में आएंगे। थेथरई भारत की राजनीति में इस कदर पैवस्त है कि थेथरई अलग नहीं हो सकती ना। राजनीति बंद हो जाएगी, थेथरई अलग कर दोगे तो सूखी राजनीति लगेगी। क्या? जैसे सूखा पेठा नहीं होता, इसीलिए आजकल रसवाला पेठा चलने लगा। जब चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला तो सबने कहा कि हमने इतना दबाव बनाया कि घुटने टेकने पड़े मोदी को, और कोई विकल्प नहीं छोड़ा हमने कि चरण सिंह को दो। मेरे मन में एक मासूम सा सवाल जन्मा। रोहित, आपके पास आ रहा हूं कि चाचा, आप लोग 10-10 साल 20-20 साल सरकार में रहे, चरण सिंह आज पैदा हुए, तब काहे नहीं दे दिए? तब तो मांग भी करनी नहीं थी। 10 साल मुलायम सिंह जी की चिट्ठी लगी रही, मनमोहन सिंह किया, उससे पहले मुलायम सिंह रक्षा मंत्री रहे, लालू जी लगातार सरकार में रहे। अरे हम तो करें चरण सिंह छोड़ो, अजीत सिंह को भी दे देते भारत रत्न।
काहे नहीं दिया? आज थेथरई कर रहे हो सब लोग, करे हमारी मांग के चलते हमने कर्पूरी ठाकुर। तब भी मैंने फराज भाई, मेरे अंदर यही कमी है, मैंने तब भी ये लिखा कि जो लोग कह रहे कर्पूरी ठाकुर हमारे गुरु रहे और हमारे दबाव के कारण दिया गया, तेजस्विन का मेरा दबाव था। अब बताओ, ये नई पीढ़ी के बच्चे भी कम से कम अपने पिताजी से तो पूछ लेते कि पिताजी जब आप 10 साल सरकार में रहे तो आपको गुरुजी की याद नहीं आई क्या? लेकिन जनता समझती है इस बात को। जान लीजिए रोहित अग्रवाल जी, आपसे मेरा प्रश्न ये, बाकी तो जो कह रहा है एक दूसरे को थेथरे में चलता रहेगा, ये सब जब तक चुनाव नहीं खत्म होगा तब तक सब कीचड़ फेंको फाकी चलेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूं कि हर नेता को बड़ा नेता बनने के लिए, वो किसी का लड़का हो, क्या बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, सारे पुत्रों पर लागू है, जयंत पर भी। एक बार बड़े हो सकते हो, अखबार में टीवी में पद भी मिल सकता है पिता के कारण, लेकिन एक बार बड़ा इम्तिहान देना पड़ेगा और वो अच्छे से पास करना पड़ेगा, तभी बड़े नेता बनोगे, वरना रोज घटते जाओगे और एक दिन ऐसा आ जाएगा इम्तिहान देने लायक नहीं बचोगे। इस बात से सहमत हैं? मैं मानता हूं जयंत को अब इम्तिहान में उतरना ही होगा। ये इम्तिहान जयंत के कद को भविष्य के लिए तय कर देगा, क्योंकि सबसे अलायंस हो लिया क्या, अजीत सिंह से लेके और जयंत तक उत्तर प्रदेश में जितने कॉम्बिनेशन संभव है सब में हो लिया। रोहित जी। अमिताभ जी, मैं थोड़ा सा ज्यादा समय लूंगा, मुझे पता है आप समय देते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि पूरा डिबेट मेरे ऊपर है तो थोड़ा सा ज्यादा समय लूंगा आपसे। देखिए, अभी आप देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ये आखिरी में कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी को राजनीतिक कारणों से भारत रत्न दिया गया। अब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? अरे आपको स्वागत करना चाहिए, चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान करके ये भारत रत्न का सम्मान हुआ है, तो आपको ये कम से कम ये सम्मान करना चाहिए कि अगर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं तो राष्ट्रीय लोकदल किसान हित में समर्पित है। राष्ट्रीय लोकदल ये चाहती है कि किसानों का हित हो, और ये सम्मान करके उन्होंने करोड़ों किसानों का सम्मान किया है, उन्होंने करोड़ों चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों का सम्मान किया है। जो पार्टी सम्मान करेगी, और वहीं पे कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस सदन के अंदर मतलब जब माननीय जयंत चौधरी जी वक्तव्य रखना चाहते थे, चौधरी चरण सिंह जी की काम बताना चाहते थे ताकि युवा पीढ़ियों को प्रेरणा मिले, तब कांग्रेस कह रही है जाओ जाओ उधर जाओ। आप इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती है? एक तो आपने चौधरी चरण सिंह जी को उनका सम्मान दिया नहीं समय पे, और फिर जब उनके विचारधारा को कहीं ना कहीं वो व्यक्त करना चाहते थे माननीय जयंत चौधरी जी सदन में, तब आप ये इस तरीके से आप हूटिंग कर रहे हैं कि आप उनके बोलने नहीं दे रहे हैं और आप उनका अपमान कर रहे हैं। तो ये खाली चौधरी चरण सिंह जी का अपमान इन्होंने नहीं किया, इन्होंने करोड़ों किसानों का अपमान किया। अब आप मुझे बताइए कि हम कैसे रहें इनके साथ? चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करने वालों के साथ हम रहें या चौधरी चरण सिंह जी के अपमान करने वालों के साथ हम रहें? दूसरी बात, समाजवादी पार्टी चाहती थी हमसे कि हमारा मुखौटा लेके, हमारा सिंबल लेके अपना कैंडिडेट दे दें। आपने 7 सीट दी और साथ में हमको कैंडिडेट भी दे दिए। तो अब आप ये बताइए, कार्यकर्ता मेरा जमीन पे झंडा उठाएगा, कार्यकर्ता मेरा जमीन के ऊपर काम करेगा। अरे हमारे कार्यकर्ता में अगर दो लोगों में से एक को टिकट मिल जाएगी तो वो फिर भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का नारा हमारा कार्यकर्ता उठाए, चौधरी चरण सिंह जी का जिंदाबाद हमारा कार्यकर्ता करे, चौधरी जयंत का जिंदाबाद हमारा कार्यकर्ता करे, और हम टिकट दे दें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को। यही आपने थितरई 2022 के चुनाव में की थी। 2022 के चुनाव में हमें अपनी पार्टी के अंदर समझा के हमने अपने कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित किया था कि 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं होगा, परंतु वही थितरई इन्होंने इस बार भी धोखा देने का काम किया। तो आप अपने संगठन के अपने साथी को, गठबंधन के साथी का आप सम्मान ही नहीं करना चाहते हो, आप उसके साथ ही धोखाधड़ी करना चाहते हो। तो आप बताइए, हम अपने दल के कार्यकर्ता के साथ तो धोखाधड़ी नहीं कर सकते ना, उनके तो सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते कि हमारे कार्यकर्ता के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को हम टिकट दिलवा दें। ठीक है रोहित बाबू, फिर आएंगे तो आपके पास प्रियंका जी और फिर ओपी सिंह जी के पास। प्रियंका जी, कई बार होता है कि कहीं कुछ बिगड़े तो किसी का कुछ बनने लगता है। उत्तर प्रदेश की इंडिया गठबंधन के समीकरणों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर डोमिनेट कर रही थी, स्वाभाविक है, बहुत बड़ी पार्टी है, उसके चलते तनाव भी फैल रहा था, कहासुनी भी हो रही थी सार्वजनिक तौर पर। जयंत क्या गए, समाजवादी पार्टी थोड़ा सा, उस फराज भाई सहमत नहीं होंगे लेकिन मैं तो अपनी बात कहूंगी, समाजवादी पार्टी थोड़ा सा डिफेंसिव हुई, कांग्रेस को लगा यही अच्छा समय है, अब ऑफेंसिव हो जाओ।
ऐसा दिख रहा है कुछ, प्रियंका जी? देखिए, मुझे लगता है कि महत्वाकांक्षा जिन पार्टियों की है वो सामने आ चुकी है, और कांग्रेस पार्टी कभी भी महत्वाकांक्षा की पार्टी नहीं रही। कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजी की पार्टी रही, और कांग्रेस पार्टी अगर बोल दिया कि दिल बड़ा दल बड़ा, तो दिल बड़ा दल बड़ा, और उसके बाद फिर कोई ऑप्शन रह नहीं जाता उससे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर बात करें हम चौधरी चरण सिंह जी की, तो मैं पूछना चाहूंगी कि क्योंकि आइडियोलॉजी ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि आज किसान अगर हम धरने पर बैठने जाए तो किलोमीटर बिछा दी जाए, रोक दिया जाए उनको, ये आइडियोलॉजी थी। इस आइडियोलॉजी के साथ अगर रोहित अग्रवाल जी जाना चाहते हैं तो ये उनका शौक हो सकता है, पर कांग्रेस पार्टी का नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी अगर आइडियोलॉजी की बात करती है तो वो किसानों के साथ खड़ी होती है बट्टा परसौल पे। अगर कांग्रेस आइडियोलॉजी की बात करती है तो वो भूमि अधिग्रहण बिल बनाती है किसानों के लिए। अरे जरा बता, और अगर आइडियोलॉजी की बात करती है तो नहीं, अपनी बात रोहित जी, एक मिनट रोहित बाबू, अभी उनकी आवाज बात आने दो, अभी नहीं, अभी उनकी प्रियंका जी की बात। जी प्रियंका जी, जी से बुलवा लीजिए, या अपने बारे में बोलेंगे, कांग्रेस के बारे में भी बोलेंगे। नहीं, आपकी आवाज जा रही है, केवल आप बोलिए जी। नहीं, अमिताभ जी ये बताइए ना कि अगर आप भारत रत्न देते हैं तो उस भारत रत्न का तो सम्मान करिए। कम से कम आप ये तो बताइए कि आप किसान की कितनी बात मान रहे हैं। आज किसान की आय दुगनी करने के लिए आपको 5 साल का और समय चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है। 27 रुपए पर डे इनकम, क्या खाएगा वो, क्या खिलाएगा अपने बच्चों को, और उसके बच्चे जब सेना में जाएंगे तो उनकी क्या हसरत की जाएगी, आपको पता है? तो मैं पूछना चाहती हूँ, कौन सी आइडियोलॉजी के साथ रोहित अग्रवाल जी चले गए? भारत रत्न का मतलब क्या है? इतना छोटा हो गया है भारत रत्न का मतलब? क्या इतना बड़ा राजनीतिकरण हो गया है कि आप इलेक्शन आए तो 5 नहीं 10 बांट दीजिए, अभी 1 महीना बचा है 5 और बांट दीजिए? क्या मतलब निकलता है? किसान तो बेचारा सड़कों पर है। आज किसान के लिए आपने कितने बैरिकेडिंग लगा रखी है। रोहित अग्रवाल जी बोलने लायक नहीं बचे हैं यहाँ पर, क्या बोलेंगे? ये उनके साथ जाकर खड़े हो गए जो कीले बिछा रहे हैं, और उसके बाद ये आइडियोलॉजी की बात करेंगे। तो मुझे लगता है आइडियोलॉजी समझने की जरूरत है कि पार्टी की आइडियोलॉजी है क्या। अगर स्वामीनाथन की हम बात करते हैं तो क्या स्वामीनाथन जी की हम कितनी उनकी जो बातें हैं उसको लागू कर पाते हैं? ठीक है प्रियंका जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने जी। कर देंगे, ठीक है, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी एमएसपी पे कितनी मीटिंग कर चुकी है आज तक? ठीक है प्रियंका जी, अभी रुकना होगा। अब मैं ओपी सिंह जी के पास चलूंगा। एक वीडियो में देख रहा हूं अपने इसमें विंडो में, रोहित अभी रुक जाओ, सतपाल मलिक का। राहुल गांधी जी इंटरव्यू लेने गए थे सतपाल मलिक का, क्या सारा अपोजिशन कंधे बैठाए था चाचा को। मैं तब भी कहता था, लोग मुझसे कहते थे अमिताभ जी आप सतपाल मलिक के दावों पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं कहता था भाई ठीक है, मैं नहीं बोलना चाहता अभी। बोले राहुल गांधी ने इंटरव्यू लिया तब भी आप नहीं बोले। मैंने कोई ले इंटरव्यू, मैं जानता हूं आज सतपाल जी क्या कह रहे हैं। वो सत्य भी हैं, पाल भी हैं, सिंह भी हैं। आज क्या बोल रहे हैं? परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार। सतपाल मलिक, राहुल गांधी सोच रहे होंगे खाली पीली हमारा टाइम खराब कराया, इंटरव्यू हमसे करवाया है और जिंदाबाद उधर कर रहा। ये माया है, कहीं धूप कहीं छाया है प्रियंका जी, यही समस्या है। इसीलिए दूरदृष्टि चाहिए। अब राहुल जी सोच रहे होंगे काहे को गया मैं कैमरा लेके, है? इससे अच्छा तो फिर मान लो जयराम रमेश से इंटरव्यू करा देते। सतपाल मलिक का कम से कम कुछ तो इज्जत बचती। ये क्या कम है? सोनिया जी से नहीं करा दिया इंटरव्यू, नहीं और भैंस पानी में चली जाती, बड़ी बूढ़ी नेता हमारी। अब सतपाल जी करे परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार, लो कर लो बात। क्या अब क्या करिएगा? ये राजनीति है और इन बातों का कोई मतलब नहीं पहले किसने क्या कहा, सब कह रहे। ओपी सिंह जी, जयंत के आ जाने से, हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पर ही डिस्कस करेंगे। जयंत के आ जाने से पश्चिम में क्या बदल जाएगा? आपने पिछले 19 के चुनाव में 14 में से 7 सीटें हारी थी। क्या आपको लगता है कि जयंत के आने से वो 7 सीटें एनडीए जीत लेगा? अमिताभ जी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, मैं उसको स्वीकार करता हूं जी कि जयंत जी के आने से पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मजबूत होगी और जो उसकी 80 सीट जीतने की परिकल्पना है अब जाकर के साकार हुई। क्योंकि आने से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पश्चिम में भी मजबूत होगी, उत्तर प्रदेश में मजबूत है, देश में मजबूत है
और पश्चिम में भी मजबूत हो जाएगी। मैं इस सत्य को इनकार नहीं कर रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन एक बात है अमिताभ जी, अभी लोग कहते हैं कि साहब इस देश के करोड़ों किसान के मसीहा, वास्तव में किसान के मसीहा, पहले और अंतिम मसीहा, बल्कि मैं कहूं तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। किसानों की बात सबसे पहले देश में चौधरी चरण सिंह ने उठाया और पार्टी से परे थे। हम ये कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न का सम्मान दिया गया, क्या उसके हकदार नहीं थे? और क्या सोनिया जी या अखिलेश यादव या दूसरे लोगों ने कहा कि हम तो बहुत पहले से मांग कर रहे हैं, हम स्वागत भी कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं कि उस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न लेट मिला, क्यों नहीं मिला, पहले क्यों नहीं मिला? अच्छा, उनको दे दिया गया तो उसको देने से जयंत चौधरी भाजपा में चले आए। मतलब अगर उनको न दिया जाता तो किसको दिया जाता? पीवी नरसिम्हा राव को भी दिया गया। उस पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया जो प्रधानमंत्री रहे और मरने के बाद जिनका शव कांग्रेस मुख्यालय पर गांधी परिवार ने जाने नहीं दिया, हम उसको भी दिए। हम प्रणब मुखर्जी का भी सम्मान करते हैं। हम तो जितने महापुरुष हैं और सम्मान के हकदार करते हैं। आप राजनीति करो, गोल गोल घुमाओ, चाहे जितना गोल घुमाओगे अपने पर आ जाओगे। पराग किदवई साहब बैठे कहते हैं ना कि राम पर हम राजनीति करते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि वो राम पर राजनीति कर रहे हैं। और 14 और 19 में सुप्रीम कोर्ट के फैसला के आने के पहले इस देश की जनता भारी बहुमत से हमको केंद्र में प्रतिस्थापित कर चुकी थी, प्रदेश में प्रतिस्थापित कर चुकी थी। लेकिन ये कौन सा राजनीति हुआ कि भगवान राम का दर्शन करने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा, रालोद, केजरीवाल, भगवंत मान सब जा रहे हैं। आपने कह दिया तुष्टिकरण के तहत नहीं, हमारे विधायक नहीं जाएंगे और भगवान राम का जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। तुष्टिकरण की राजनीति क्या इतनी क्षुद्र हो सकती है कि आपने जो पिछले आपके पिताजी किए और आप जो विरोध करते चले आ रहे थे, इसके बावजूद इस पर भी हो गया कि हम नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे तो देश के सामने अपने चरित्र को बताओ, अपना चेहरा बताओ। तुष्टिकरण की राजनीति जो करते हो उसको आपने अपना चेहरा बेनकाब हो गया। रही बात, ये तो सबको पता है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2014 के रिकॉर्ड को जैसे 19 में तोड़ा, 24 में तोड़ने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और देश के मिजाज को वो लोग पहचानने से परहेज कर रहे हैं जिनको चुनाव आते ही आज किसानों की, गरीबों की, महिलाओं की, नौजवानों की, गरीबी की, जाति की, पिछड़ों की, अगड़ों की कैसा नारा लग रहा, कैसी चिंता लग रही है। यदि बतिया ये 4.5 साल किए होते। ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है ओपी सिंह जी, रुकना होगा जी। ठीक, आपकी आप बात आई अच्छे से, थोड़ा रुकना होगा। फराज किदवई, ठीक है ओपी सिंह जी, फराज किदवई साहब, ये वास्तव में बड़ा विचित्र फार्मूला राजनीतिक दलों ने चला लिया कि तुम्हें हम सीटें दे देंगे ट्विटर पर, लेकिन आदमी मेरा लड़ेगा, सिंबल तुम्हारा रहेगा। तो इसमें तो किसी भी पार्टी में विद्रोह हो जाएगा। जयंत की पार्टी में हो गया तो कौन सा बुरा था? मैं देख रहा था वहां तमाम पश्चिम के जाट कह रहे थे कि भाई इनकी हम पार्टी का आएगा तो वोट हम लड़ेंगे, उसके साथ खड़े होंगे, साइकिल वालों का उम्मीदवार होगा तो नहीं खड़े होंगे। फराज किदवई, और ये जो 4 विधायक हैं 9 जीते जयंत के, मेरे ख्याल से 22 में, उसमें 4 सपा के चेहरे थे। फराज किदवई जी, जी अमिताभ जी, आप सही बोल रहे हैं कि आज राजनीति में जो चीजें हो रही हैं वो बड़ी यूनिक हो रही हैं। जैसे बिहार में क्या हुआ, नहीं फराज किदवई, बिहार और जम्मू कश्मीर छोड़ो, मैंने पूछा ये अपना आदमी, एक मिनट मेरी सवाल सुन लो, पहले उसका उत्तर, फिर आप जो कहना चाहते हैं वो तो कहेंगे। मैंने निवेदन किया अपना आदमी मेरा लड़ेगा, सिंबल तेरा रहेगा। ये जो जालवट्टा है ये क्यों? अरे अमिताभ जी, ये बात राष्ट्रीय लोकदल को आज क्यों समझ में आ रही
और दूसरी बात मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, मैं बिहार का जिक्र और नहीं किसी उसमें ला रहा था कि राजनीति का आज स्तर ये हो गया है कि बीजेपी पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी, वो रामविलास पासवान जी की पार्टी को इसलिए तोड़ देती है और परिवार को भी तोड़ देती है ताकि उनका अपना एक हित साध सकें कि उनको जेडीयू को कमजोर करना था। दूसरी बात, रोहित भाई, आप हमारे भाई, आपके साथ में बहुत सारी डिबेट्स में बैठा हूं कि आपने भी बोला कि मैंने ये कहा कि जो चरण सिंह जी को ये भारत रत्न दिया गया है, ये राजनीति से प्रेरित होकर के दिया गया। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आप वीडियो उसको रिकॉल करके देख लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि राजनीतिक कारणों से मिला है, पहली बात। रोहित भाई हमारे छोटे भाई, दूसरी बात कही कि जहां किसानों का सम्मान होगा, तो किसानों को आतंकवादी, जिन लोगों ने कहा अगर किसानों को आतंकवादी कहना सम्मान है तो आप जाइए उनके साथ। किसानों को आंदोलनजीवी कहा गया, अगर किसानों को आंदोलनजीवी कहना उनका सम्मान है तो आप जाइए उनके साथ। किसानों के ऊपर गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जीप चढ़ा करके उनको शहीद किया, अगर ये किसानों का सम्मान है तो आप जाइए उनके साथ। किसान नेता हमारे भाई जयंत सिंह जी के ऊपर लाठियां बरसाना, वो अगर सम्मान है तो आप जाइए भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ, आपको किसी ने नहीं रोका है। तो भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात ये है अमिताभ जी की मैं आपको एक तर्क वाली बात बता दूं कि आज के ये नीतीश काल में, नीतीश जी के जो काल में जो दल बदलू हैं, उनका क्या हाल होता है कि जेडीयू को पहले 115 सीटें मिली, उसके बाद में गिर के 71 सीटें आई, उसके बाद में 43 सीटें आई। तो जो जनता सब देख रही है अमिताभ जी, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन मुझे ये लगता है ठीक है फराज भाई, ठीक है, बाकी सब बातें आपकी ठीक है, ठीक है फराज भाई, ठीक है, बाकी सब बातें ठीक है, लेकिन विचारधारा वाली बात हम सुन लेते हैं, मानते कभी नहीं। क्या? क्योंकि विचारधारा कहीं लड़ाई हो नहीं रही, सुन सबसे लेते हैं। आप सब लोग दोस्त हो, टीवी बोल रहे हो, अच्छा है, हम मानते हैं, बाकी हमको पता किस धारा की लड़ाई है राजनीति में, इसलिए हम सुन लेते हैं। उसके डिटेलिंग में मत जाओ, छोड़ दो। दो बातें कहूंगा, बाकी रोहित जाने जो बात फराज जी ने कही, चरण सिंह को भारत रत्न, आपका मुरादाबाद का सांसद, अभी हमने उसको वक्तव्य चलाया, वीडियो, उसको तो नहीं नकार सकते। वो कह रहे चुनाव के चलते, राजनीति के चलते मोदी ने दिया चरण सिंह को, अन्यथा चरण सिंह को पहले नहीं दे सकते थे, 10 साल हो गए इनको। लो भैया, क्या रोहित ने क्या 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 फराज की बहन का छोड़ो, वो तो सांसद है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, बड़ा मसले हैं मित्र। और नीतीश बाबू की सब लोग आलोचना करते हैं, लेकिन एक पहलू जिसको नजरअंदाज सब कर देते हैं, भाजपा भी और लालू की पार्टी भी, कांग्रेस भी, सब चाहते हैं हम जीवन भर सत्ता में बने रहें, सब चाहते हैं। क्या? तंत्र मंत्र जंत्र सब कराते हैं इसी के लिए। जो कहे नहीं, हम उसके बता देंगे नेताओं के फिर तंत्र मंत्र जंत्र। अगर कोई ये कहेगा, मुझसे बहस में उलझेगा कि नहीं कराते, तो हम फिर नाम बता देंगे कौन कौन कहां कहां कर रहे हैं। ठीक फराज भाई, ऐसा कोई उदाहरण बता दो जो 20 साल से लगातार दूल्हा एक आदमी रहे, 9 बार शपथ ले। राजी से कोई नहीं मुख्यमंत्री बनाता भाई साहब। नहीं, प्रियंका बन जाए, रोहित बन जाए, फराज की बन जाए, ओपी सिंह बन जाए, क्या आप लोगों के मन में नहीं कि मुख्यमंत्री बन जाए? कोई बुरी बात है क्या मुख्यमंत्री बनना? जलवा फरोज रहे, लेकिन बना कौन रहा है? इसलिए मैं नीतीश बाबू की इस मामले में दाद देता हूं। गला काट प्रतियोगिता के दौर में 9 बार मुख्यमंत्री के लिए बने रहे, बड़े बड़े धुरंधर आए, सब शरणागत हुए। इसलिए नीतीश की बात छोड़ दीजिए, बिहार तक रहने दीजिए। आज अपन उत्तर प्रदेश में है। मैं फिर भी मानता हूं कि रोहित बाबू, समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम जो आपको दवा दे रहे थे कड़वी, ये आपको आप समझ में आई? जब हम 20 खुराक पहले खिलाए तो आपको समझ में नहीं आई? वो करे आपको बात पहले नहीं समझ में आई थी कि हम अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे, आपको सीटें ऐसे दे देते हैं। नहीं अमिताभ जी, आप ये बताइए, राष्ट्रीय लोकदल किसान हित में संघर्ष कर रहा है, हमारे कार्यकर्ता हमारा झंडा जमीन पे उठाते हैं, हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल का एक एक बीज बो के पौधा उगाने का काम करते हैं। हम अपने कार्यकर्ता को टिकट ना देके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को कब तक टिकट देते रहे? 2022 के चुनाव में आपने कहा कि साहब वहां माठ में संजय लाठर को लड़वा दो साहब। हमारा 250 वोट से हारा हुआ प्रत्याशी
योगेश नवहार, जो 2017 में जब हम राष्ट्रीय लोकदल अकेले चुनाव लड़ा था, 250 वोट से हमारा प्रत्याशी हारा, उसको गठबंधन में आपने टिकट नहीं देने दिया। हम सिंबल दे आए, तब भी आपने हमारे पीछे पड़ गए आप कि नहीं साहब संजय लाठर को टिकट दे दो। क्या दशा हुई? संजय लाठर हार के चले आए। आप आज भी आप ये स्थिति ये है कि आज आप ये चाहते थे कि अभी ये कह रहे हैं कि आप समझ में आए। अरे भाई साहब, सीटों की बात तो अभी हुई ना, कई बहुत साल पहले तो हुई नहीं। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर संघर्ष कर रहा था, राष्ट्रीय लोकदल निरंतर किसानों के लिए हक मांग रहा था, पर हमको ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ठगने का काम कर रही है अपने गठबंधन साथियों को, जनता को। तो ऐसी स्थिति में इनसे अलग हो जाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम अपने कार्यकर्ता के साथ कब तक अन्याय करते रहेंगे कि सीट तुम्हारी है और हमारा कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ेगा? मतलब आप, अच्छा ठीक है, आप हमारे सिंबल पे हम अपना कार्यकर्ता लड़ाना चाहते हो, आप लड़ा लो, लेकिन अपने सिंबल पे हमारा भी तो कार्यकर्ता लड़वा दो। फिर आपको ये समझ में आता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं राष्ट्रीय लोकदल का वर्चस्व ना बढ़ जाए, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का वर्चस्व बढ़ने लगेगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है रोहित बाबू, मैं प्रियंका जी के पास चलूंगा यही सवाल लेके। ठीक है, लिव इन में यही समस्या है कि रिश्तों का मकड़जाल है, इसलिए कानून बना दिया गया बहुत से राज्यों में कि भैया घोषणा साफ करो क्या कौन किसके साथ रह रहा है। गठबंधन में भी ये लिव इन वाला मसला नहीं चलेगा, किसी का सिंबल, किसी का आदमी, कोई कहीं से खड़ा हो गया, कोई कहीं, ऐसा नहीं चलेगा भैया। जिसकी मांग में सिंदूर भरे सोई बाएं बैठे, भारत का आदमी सीधी सादी बात समझता है। प्रियंका जी, खैर जो बात आरएलडी कह रही है वो बात चिंताजनक है, और आपके लिए भी, क्योंकि वो घाट उतर आए, आप घाट उतरने वाले हैं। भाई आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 दिन में, 4 दिन में, फरवरी के भीतर भीतर सीटें तो फाइनल करनी पड़ेंगी। चुनाव तो आगे बढ़ेगा नहीं आपके कहने से। ऐसा तो नहीं कि वो कहेंगे चलो ठीक है आपको हमने 11 दी, 11 में 5 आप लड़ा लो, 6 हमारे लड़ेंगे। चुपचाप उनको हाथ का पंजा दे देना आप, तो और बवाल हो जाएगा। नहीं, ये बात भैया देख समझ लेना, पहले क्लियर कर लेना, क्योंकि आरएलडी के पास तो विकल्प भी था। हालांकि अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि आप भी बहन जी को थोड़ा गुड फेथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी, कि लेकिन अब बहन जी वो अभी दरवाजा नहीं खोल रही, खिड़की नहीं खोल रही, दरवाजा छोड़ो, रोशनदान भी बंद कर दिया। प्रियंका जी, बातचीत चालू है, ये गठबंधन होगा नहीं है। बहन जी जैसा इस देश में कोई नहीं राजनेता भाई साहब, उनका जो जलवा जलाल है वो किसी का नहीं, माफ करिए। ठीक बात है, हम भी वो आधा घंटा वेट करा देंगे, पता लगा कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा गया, उनने आधा घंटा वेट करा दिया, जब सब मीडिया वाले आ गए, फोटो बन गई, तब का गेट खोलो। वो हम जानते हैं उनको। प्रियंका जी, मसला इसीलिए हमने कहा भाई देखो, हम तो आपके हित की बात कह रहे हैं, ठोक बजा के पहली फुर्सत में ये क्लियर कर लो कि 11 दो चाहे 20 लड़ेंगे हमारे उम्मीदवार, नहीं तो बाद में ऐसे ही फिर कलह हो। अमिताभ जी, मैं ये समझती हूँ कि अगर सीटों के बंटवारे की बात होगी तो मुझे लगता है कि वो डिस्कशन ऑलरेडी हो भी चुका है और लगातार हो भी रहा है। और इसके साथ में अभी जहां तक न्यूज है, जहां तक मुझे पता है, जहां तक आप मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि साथ में हम लोग रैली भी करने जा रहे हैं, तो वो तो कहीं विराम लग चुका है, उस पर वो सवाल जवाब का वक्त है नहीं। आपने जैसा कि कहा 1 महीना और, तो सही बात है, 1 महीना और हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमें किस तरह से गठबंधन में किस तरह से जो है बड़ा दिल रख के जाना है, ये हम पहले ही बता चुके। परंतु एक बात समझ से परे है अमिताभ जी, वो ये है कि जो ओपी सिंह है, जो कह रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज वो काहे जो है रोहित जी के चरणों में आके गिरे। ये भी तो सोचने वाली बात है। वो काहे इतनी जोड़ लगाए पड़े हुए हैं कि यहाँ से नहीं, वहां से नहीं, वहां से नहीं, वहां से नहीं। अरे जोड़ लो भैया, ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये तो फलानी सीटें, धमाकी सीटें कर रहे थे, आज ये सबके चरणों में क्यों गिरे पड़े हुए हैं कि तुमको चाहिए, अरे भैया 2 क्यों, तुम 4 ले जाओ। तो ये भी तो हकीकत है ना इस देश की, कि कहीं ना कहीं जनता के साथ आपने जो छल किया है ना, वो बेरोजगार युवा जो सड़कों पर मार। अच्छा प्रियंका जी, ये बात, अच्छा जो एक मैंने सवाल उठाया था, अब क्या कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि सतपाल मलिक का इंटरव्यू राहुल जी को नहीं करना चाहिए था, किसी मीडिया सेल के व्यक्ति से करा देना चाहिए था? अमिताभ जी, सत्यपाल मलिक जी ने जो बातें कही, क्या वो कहीं से कुछ गलत नजर आ रही? नहीं, अब वो, अरे भाई आप भूतकाल की करें, मैं वर्तमान काल बता रहा हूँ, आप वो करें, श्रद्धेय मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन।
अरे भैया वो मुद्दे तो हैं, वो मुद्दे तो जनता के दिमाग में चले गए। अब आप कहीं भी जाके कह दीजिए, एक बार कहा हुआ कि वापस हो जाता, अब हम क्या तो लिखा भाई हुआ राहुल मिटा जी की देंगे इज्जत क्या? के लिए कह रहे आपको। अमिताभ जी, वो सवाल जिंदा हो गए और वो सवाल आज भी जिंदा है, वो कहीं खत्म होने वाले नहीं है कि वो RDX ठीक है प्रियंका जी, ठीक है, मैंने तो ठीक है प्रियंका जी, मैंने राहुल जी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रख के कहा था, बड़े परिवार के, ठीक है प्रियंका जी, बड़े परिवार के चश्मो चिराग हैं, उनकी प्रतिष्ठा के लिए मैंने कहा। आज सतपाल मलिक का एक इंटरव्यू देख रहा था, मेरी मित्र प्रियंका जी कह रही हैं कि मुद्दे जिंदा हैं। उनसे पूछा गया सतपाल मलिक से कि आपने पहले जो जो कहा, एक मिनट प्रियंका जी अपने बीच में नहीं बोले, आपने जो जो कहा, तो सतपाल मलिक ने कहा पूर्व में जो कुछ कहा उसकी चर्चा करने की अब जरूरत नहीं है, आज की बात करिए। आज मैं क्या कह रहा हूँ, आज भी ये सवाल पूछते होंगे कि क्यों नहीं पता चला आज तक वो RDX कहां से आया। प्रियंका जी ठीक है, अरे भाई रुक जा, अभी रुकना होगा प्रियंका, अभी रुकना होगा। OP सिंह जी के पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात फिर दोहरा दूं, सतपाल मलिक से कहा गया आपने पहले ऐसी ऐसी विस्फोटक बातें कही थी, उन्होंने कहा पिछली बातें छोड़ो भाई, आज मैं क्या कह रहा हूं उतनी बात करो। आज मैं कह रहा हूं श्रद्धेय मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन, जय सिया राम, बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। इसीलिए मैं कहता हूं कि राहुल जी को नहीं जाना चाहिए, कांग्रेसियों को अच्छी बात भी नहीं समझ में आती है, उनका ऐसा वक्त खराब चल रहा, उनके हित की बात बता रहे, कहां सतपाल मलिक, कहां राहुल गांधी, इंदिरा गांधी के परिवार का व्यक्ति, कैमरा वैमरा के लेके गए, सब रिकॉर्डिंग सिस्टम, और चाचा बदल गए। वो कह रहे पुरानी बातें छोड़ दीजिए, वो उस में क्या मतलब है, आज जो कह रहा हूं वो देखिए। आज क्या कह रहे हैं पूछा गया, आप बोले श्रद्धेय मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन। लो, कौन किसके चरणों में आ रहा है, कांग्रेस ने भी एक उल्लेख किया था, चरणों में चले गए, कौन किसके चरणों में आ रहा है, ये तो दिख रहा है ना। इसीलिए मैं कहता हूं बड़ी कठिन है डगरपन घट की कांग्रेस को मैं मित्र भाव में भी समझाऊं तो उनको बुरा लग जाता है। खैर OP सिंह जी, मसला वही कि जयंत से आपको क्या उम्मीद है और उनके लिए क्या क्वेश्चन पेपर आपने सेट किया, क्योंकि मेरा जैसा आदमी इन बातों को यकीन नहीं रखता कि लोग के नहीं और सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं। सब चुनाव होता है, पर्चा दिया जाता है कि भाई आपका ये क्वेश्चन पेपर है, हम आपके नंबर देखेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। क्योंकि अभी राज्यसभा तो क्लियर हुई नहीं, कहा जा रहा है बागपत से जयंत लड़ेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, राज्यसभा से इस्तीफा देंगे, जिसको बताएंगे RLD के कैंडिडेट पे उस राज्यसभा की सीट पे बीजेपी सपोर्ट करके भिजवा देगी। OP सिंह जी, अवतार जी, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मजबूत है और पश्चिम में भी हुई है। मैंने ये पहले ही आपका जो सवाल था उसमें कह दिया, और इसमें कोई असत्य बात नहीं है कि इस पर हम कुछ थिथरईवादी बात करें कि नहीं है तो ऐसा, मैंने पहले ही कह दिया। लेकिन एक बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई अवतार जी, पिछले 8 महीने से आप इंडिया गठबंधन का डिबेट कर रहे हैं, 18 जुलाई 2023, इस 8 महीने में पूरे देश में 543 सीट है। कितनी सीटों पर एकमत इंडिया गठबंधन हुई? और नहीं तो आप ये बताइए कि स्वार्थ की नींव पर ये खड़ी इंडिया गठबंधन झूठ का आडंबर, ये एक प्रांत तो जा रहा है, पश्चिम बंगाल गया, फिर पंजाब गया, फिर बिहार गया, दिल्ली जाने के कगार पर है, और उत्तर प्रदेश भी। मैंने एक बार आपसे डिबेट में कहा था कि अवतार जी आगे आगे देखिए होता कहा, जब अगली बार डिबेट करेंगे तो उत्तर प्रदेश में इसका स्वरूप बदल चुका होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि 1 हफ्ते 10 दिन बाद जब मैं डिबेट पर आपके पास आऊंगा तो ये उत्तर प्रदेश में इसका स्वरूप बदल चुका होगा। क्यों बदल चुका होगा? कि जिसका नाम है अखिलेश यादव, उस पर किसी भी दल को विश्वास नहीं है, बल्कि उनके द्वारा विश्वासघात है। और यही कारण है, प्रधानमंत्री ने किया है जनता के साथ,
प्रधानमंत्री जी ने विश्वासघात किया इस देश के किसानों के साथ। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के साथ विश्वासघात किया है। प्रधानमंत्री ने विश्वासघात किया है। उनका हर बल में सम्मान था और उन पर विश्वास भी करते थे, लेकिन इनके साथ क्या है? आप ये बताइए कि इनका जो गठबंधन तो होता नहीं, इनका होता है अनुबंध, और वो चुनाव के दौरान होता है सीटों को जीतने के लिए, राष्ट्रपति ने किसानों के ऊपर जीत चढ़ा करके उनको शहीद किया। आपने किसानों से झूठ बोला कि उनकी आय 2022 में दुगनी हो जाएगी। आपकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपकी पार्टी का नाम बहुत बड़ी झूठी पार्टी है। आपके मुंह से मणिपुर का मां भी नहीं निकला। दोनों लोग रुकिए, दोनों मित्र रुकिए, दोनों मित्र रुकिए। फराज भाई रुकिए, अभी दोनों की आवाज रोक दीजिए। फराज भाई शांत हो जाइए, तो एक सवाल आपसे पूछ लूं, बाकी तो ठीक है। ओपी सिंह जी भी रुक जाइए। आपने जितनी कमियां गिनाई उसमें मैं 150 और मान लेता हूं अपनी तरफ से ज्यादा। क्या जिसने सब गड़बड़ किया आपके मुताबिक वो जीत रहा है लगातार। आप सब अच्छा कर रहे हो, लगातार हार रहे हो। इस बात को आप एक मिनट पूरा सवाल सुन लो भाई, बिना सवाल सुने कैसे जवाब दोगे? इस बात को आपके अलावा आपके परिवार में भी कोई नहीं मानेगा कि हमने सब पर्चा अच्छा लिखा और हम फेल हो गए, और जिसने पर्चे में कुछ नहीं लिखा वो टॉप कर गया। ये बात कौन मानता है? कहने वाले के उस पर असर आ जाता है। लोग कहते भैया इनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। जी आपसे पूछ रहे हैं। एक चुनाव हारा हुआ आदमी जिसको उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, वो परीक्षा में पास करके फेल हुआ। उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री चुनाव हार करके उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अमिताभ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो बता देंगे, आप बोल लो। अभी बीच में बोलूंगा तो आपको बोलने नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी दो बार लोकसभा का चुनाव हारे, क्या वो फेल हो गए? मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के बहुत बड़े नेता। चुनाव में हार और जीत अमिताभ जी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक हिस्सा है। ठीक है फराज भाई, आप रुक जाइए, आगे अब रुकना होगा। आगे बात अब रिपीटिशन होगा। मैं रोहित के पास जाऊं उससे पहले फराज जी ने जो कहा उसका एक तथ्यात्मक उत्तर दे दो ताकि सनद रहे। फराज भाई रुक जाओ प्रभु, लगातार नहीं, लगातार नहीं। नो, ये मेरी बहस का तरीका नहीं, मैं फिर आवाज रोकूंगा ना, ऐसे नहीं। आपने बात कर दी, सुन ली, जवाब सुनिए। आपने मुझसे सवाल किया ना, कोई व्यक्ति हारे, भारत ने जो लोकतंत्र स्वीकार किया उसका नाम है, केवल डेमोक्रेसी नहीं, उसका नाम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय जनतंत्र स्वीकार किया भारत ने। ठीक, मेरे ख्याल से समझदार लोगों को पता है और बाकी और जान लें। उसमें पार्टी को बहुमत होता है, पार्टी को अधिकार है किसी को बनाए नेता। ठीक, वो चुनाव हारा है नहीं हारा है, कितने वोट से जीता है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कहीं रोको तो मुझे बताओ। और व्यक्तियों के चुनाव हारने की बात कही मेरे काबिल मित्र फराज भाई ने। सारे व्यक्ति चुनाव हारते रहे, इंदिरा गांधी चुनाव हारी, लेकिन मैं फिर भी अपनी इस बात पर कायम, फिर रोहित जी के पास और प्रियंका जी के पास चलता हूं। एक बात कह दूं, 14, 17, 19, 22 ये व्यक्तियों के हारने की कथा नहीं है, ये पार्टी के निरंतर हारने का मसला है। ये व्यक्तियों के हारने का मसला नहीं है कि अखिलेश जी हार गए, शिवपाल जीत गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पार्टी के लगातार डिक्लाइन होने की, आज कांग्रेस या आप फराज किदवई साहब का अगर तर्क लेके चले तो फिर तरस नहीं आएगा। 408 से 415 बाद में पंजाब में बाई इलेक्शन हुआ था, तो पंजाब में लेट इलेक्शन हुआ था, तो 13 और आई थी, तो 815 सीट से 44 पे आ गई ना कांग्रेस। और कांग्रेस भी कहे ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हार जीत चलती रहती है, आई डैम केयर, तो फिर कांग्रेस को प्रणाम करना पड़ेगा ना फराज भाई। नहीं,
फिर तो प्रणाम करना पड़ेगा, इस बात का तो मेरे को थेतरा ही है। गाड़ी का ब्रेक फेल, गाड़ी चली गई खाई में, और अभी तक हम कह रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। इसलिए मैंने निवेदन किया था, बाकी कोई बात नहीं। व्यक्ति हारे हैं, जीते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? और जो लोग लगातार जीते उनकी पार्टी बहुत बड़ी हुई हो, ऐसा भी नहीं। व्यक्तियों की हार जीत पर चर्चा नहीं कर रहा, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। खैर, रोहित सिंह जी, कहा जा रहा है कि अपना वजूद बचाए रखने के लिए आरएलडी ने भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटा दिया, और जो किसानों पर जो जुल्म जाती और उनके फसलों का मूल्य और क्या क्या जो प्रियंका जी ने कहा और फराज जी ने कहा, उस सबको नजरअंदाज कर दिया। रोहित जी। अमिताभ जी, राष्ट्रीय लोकदल किसान हित के लिए निरंतर संकल्पित है। जब 13 महीने का किसान आंदोलन चल रहा था, तब राष्ट्रीय लोकदल ने निरंतर कंधे से कंधा मिला के किसान के साथ संघर्ष किया। 700 किसानों की शहादत हुई। ये शहादत क्यों हुई? 2009 में एक भूमि अधिग्रहण बिल आया था, चौधरी अजीत सिंह सत्ता में थे। कितने घंटे लगे थे चौधरी साहब को वो बिल खत्म करवाने में? 6 से 8 घंटे, इससे ज्यादा नहीं लगा होगा। आज हमको विपक्ष में रहते हुए 13 महीने लगे। क्यों? क्योंकि साहब, युवराज को तो कहीं निकलना नहीं है और अखिलेश जी जाते नहीं है कहीं पे। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर अकेले संघर्ष करता रहा किसान के लिए, और राष्ट्रीय लोकदल को 13 महीने लगे। हम सत्ता में रहें चाहे विपक्ष में रहें, हम किसान हित में आवाज उठाते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। अगर कुछ भी गलत करेगी भारतीय जनता पार्टी, तो निरंतर उनके हित में हम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से काम करवाएंगे। जब हम सत्ता में रह के 2009 में भूमि अधिग्रहण बिल को 6 से 8 घंटे के अंदर हम अगर उसको सरकार को बैकफुट पे ला सकते हैं सत्ता में रहते हुए, और हम वही 2021 के अंदर हमको 13 महीने लग जाते हैं उस किसान आंदोलन को, 700 किसानों की शहादत हो जाती है, तो ये किस मुंह से किसानों की शहादत की बात करते हैं? जो किसान आंदोलन में गए हो तो बताइए मुझे, कहीं दिखाई पड़ा इनका चेहरा? निरंतर माननीय जयंत चौधरी जी, चौधरी अजीत सिंह जी ने किसान आंदोलन को बचाने का काम किया। आज उनकी जयंती है, हम उनको नमन करते हैं। अगर चौधरी अजीत सिंह ना होते तो किसान आंदोलन बचता ना। ये किसान आंदोलन का नाम लेते हैं, अरे किसानों का नाम लेते हैं, ये रेसलर बेटियों का नाम लेते हैं। अरे जिसके मुंह से बृजभूषण शरण सिंह का नाम ना निकला हो, बृजभूषण शरण सिंह इंतजार कर रहे हैं कब भाजपा उनको निष्कासित करे और ये अपनी गोदी में बैठाएं। वो बात करते हैं रेसलर बेटियों की। अखिलेश जी के नाम मुंह से अगर कभी बृजभूषण शरण सिंह का नाम निकला हो तो मुझे बाइट भिजवा दे फिराज के दुबई है। और ये बात करते हैं रेसलर बेटियों के सम्मान की है। इन्होंने तो गालीबाज नेता रख रखे अपने स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसको पता ही नहीं है, दूसरे के धर्म के ऊपर गाली गलौज करते रहो, यही काम है। जब राष्ट्रीय लोकदल ने स्टैंड लिया, मैंने खुद आपके डिबेट के अंदर कहा कि साहब उनको मीडिया डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। मैंने समाजवादी पार्टी वालों से पूछा कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो, तो कहा साहब अखिलेश जी ने कह दिया अब आगे नहीं बोलेंगे। फिर 2 दिन पहले बोल दिए। अरे आपके नेता आपकी नहीं सुनते, ऐसी पार्टी चलाते हो आप। ठीक है रोहित बाबू, जिसको मर्जी आती है जाति के नाम पे गाली देते हैं, बिल्कुल जिसको मर्जी आती है जाति के नाम पे गाली देते हैं। रोहित बाबू, अभी रुकना, प्रियंका जी के पास चलूंगा। लेकिन एक बात जरूर है, वो बात जो इन्होंने रोहित जी ने याद दिलाई, जब ये धरना चल रहा था महिला पहलवानों का, तब मैंने एक बात कही थी कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लेके ट्वीट भी नहीं करेगी। क्या राजनीति ऐसी है मेरे मित्र, ज्यादा अटारी पे चढ़ के न चिल्लाओ कोई। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है महाराज। और जो पत्रकार पूछ ले उसको न उससे नाराज और हो जाए, बोले तुम कहीं बवाल करते हो, शांत रहो, ऐसी बातें मत पूछा करो। है भाजपा पैसे लेके आए हो, नया नारा है, तो उसके सवाल पूछो तो भाजपा पैसे लेके आए। भाई ब्रजभूषण का नाम नहीं लेना है, इसलिए पॉलिसी डिसीजन कहीं तो आया होगा, और क्यों नहीं लेना है? ऐसा तो नहीं कि ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारिका पीठ के शंकराचार्य हैं ना, क्यों नहीं लेना नाम? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सब चीजें ठीक है, नीतियों के लिए लड़ रहे हैं, फलाने के लिए लड़ रहे हैं, सीधी सीधी बात करो। हमने इतनी राजनीति देखी है फराज बाबू कि मतलब छोड़ दीजिए अब उस विषय को। नहीं, इसी पर एक दिन 1 घंटा बहस कर लूंगा। ब्रजभूषण का नाम क्यों नहीं लिया किसी ने? ब्रजभूषण का नाम मैंने कम से कम लिया है। अरे आपके लेने से नहीं चलेगा ना भाई,
आपके, रोहित के, प्रियंका के कहने को हम राहुल गांधी, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का कहा मान लें क्या, या ओपी सिंह का कहा नरेंद्र मोदी के? नहीं ना। और दूसरी बात, अरे ऐसे नहीं, दूसरी बात नहीं, अभी तो पहली बात खारिज हो गई, अभी दूसरी बात कैसे आएगी? नो 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 प्रियंका जी, ये जो डेवलपमेंट हुआ है, अभी रुकना होगा, सबको रुकना होगा, केवल प्रियंका जी की आवाज जाएगी। प्रियंका जी, ये जो डेवलपमेंट यूपी में हुआ, उसके बाद खबरें ऐसी आ रही हैं कि जयंत के बीजेपी में जाने के बाद, बीजेपी के साथ जाने के बाद कांग्रेस ने सेकंड थॉट लिया है और उसने बहन जी की कुंडी खटखटाना शुरू कर दिया है। क्या ये बात सही है? ऐसा कुछ हो रहा है? और अगर हाँ, तो फिर उस एडजस्टमेंट में, उस नए समीकरण, संभावित समीकरण में सपा कहाँ खड़ी होगी? प्रियंका जी। अमिताभ जी, मैं गठबंधन की अगर बात होगी क्या फ्यूचर में होने वाला है, इसका आवाज तो मुझे भी नहीं है, और राजनीति में संभावनाएं होती हैं, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जैसा कि रोहित जी अभी बता रहे थे कि ब्रजभूषण का नाम नहीं लिया, अब तो वो ब्रजभूषण सिंह के साथ में खड़े होंगे, जाके पूछिए ना इनसे, क्या न्याय मिल गया, वो जेल पहुंच गए? अरे देखिए, बातें बड़ी बड़ी करना आसान है, पर अपने बात पे टिकना बड़ी बात है। और इतनी बात ना करें यहाँ बैठ के, अब जाके उन्हीं के साथ खड़े होंगे। अब बताइए ना, 13 तारीख को जो किसानों का धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसमें उनके साथ में खड़े होंगे क्या जाके? अरे रोहित, अरे पहले राहुल गांधी को तो भेजिए वहां पे। अरे मैडम, राहुल गांधी को तो भेज दीजिए, वो जो 13 तारीख को प्रदर्शन हो रहा है, राहुल गांधी को तो भेज दीजिए। हाँ, वो न्याय दिलवा रहे हैं। किसको दिलवा रहे हैं पता नहीं, कांग्रेस वालों को दिलवा रहे हैं न्याय। कांग्रेस वालों को न्याय यही होगा कि भैया घर बैठो, कांग्रेस वालों को न्याय यही होगा। कीले बिछा रहे हैं। अरे साहब, अब उम्मीद करते हैं राहुल गांधी को भेज दीजिए न्याय यात्रा से बुलवा के। अरे कैसी बात करती है, युवराज को स्थापित करना है, युवराज को स्थापित करना है, बस उद्देश्य एक है, युवराज को स्थापित करना है, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। स्टार्टअप नहीं युवराज की, अरे संघर्ष करना पड़ता है मुद्दे के ऊपर, जैसे माननीय जयंत चौधरी जी ने संघर्ष किया है। ऐसे नहीं चलता है कि न्याय यात्रा लेके चल दिए। अरे कौन सा न्याय, किसका न्याय, क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके, कौन सी न्याय यात्रा लेके चल दिए युवराज, ये तो बताइए। अरे किसान अगर निकला है 13 तारीख को, तो युवराज को भेजिए ना, भेजिए युवराज को किसानों के बीच में। दिखेंगे नहीं किसानों के बीच में युवराज, अभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि युवराज को स्थापित करने की राजनीति करनी है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, इनको दर्द हो गया। मैं मांग करता हूँ राहुल गांधी जी को भारत रत्न दिया जाए, मैं मांग करता हूँ प्रियंका गांधी जी को भारत रत्न दिया जाए, मैं मांग करता हूँ रॉबर्ट वाड्रा जी को भारत रत्न दिया जाए। तब कांग्रेस के कलेजे पे ठंडक पहुंचेगी, ऐसे ठंडक नहीं पहुंचेगी कांग्रेस के कलेजे पे। कांग्रेस के कलेजे पे ठंडक तभी पहुंचेगी जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, दोनों मित्रों को रोकूंगा भाई। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को भी भारत रत्न दिया जाए, ये तो मांग भी ठीक नहीं ना। वाड्रा तक ज्यादा फिर ये गड़बड़ हो गया। नहीं, फिर आप लोग कल को रेहान को ले आओगे, प्रियंका जी का लड़का, नहीं ये सब नहीं, ये ना वाड्रा को कैसे नहीं, उतना नहीं गिरा भाई, ठीक है। लेकिन कई बार ओपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक बात मन में आई, भारत रत्न की बार बार घूम के आती है मेरे मन में। पिछले 30-35 साल से जब से मैं इस विषय समझने के उसमें हुआ, हमेशा कौंधता रहा। राजीव गांधी भी बड़े नेता थे, अच्छे थे, कहीं कोई आलोचनात्मक बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाबा साहब से पहले राजीव गांधी को भारत रत्न मिल जाए, ये भारत को कैसे पचेगा? बाबा साहब तो जवाहरलाल के कंटेम्परेरी भी नहीं थे, वो और गांधी एक स्थिति के लोग माने जाते थे इस देश में। बाबा साहब से भी आगे राजीव गांधी को निकाल दिया, बोले तुम पीछे बैठो और राजीव जी आगे बैठेंगे, बोले इनकी कुर्बानी ज्यादा है देश के लिए। क्या कहा कि कुर्बानी थी भैया? कोई कुर्बानी नहीं थी। जब देश आजाद हो रहा था तो राजीव गांधी मेरे ख्याल से जन्मे होंगे तो बिल्कुल दुधमुहे बच्चे होंगे। और कहां अंबेडकर? और 42 की लड़ाई का जो व्यक्ति हीरो रहा, गांधी जिसके लिए चाहते थे कि जवाहरलाल का बाद उत्तराधिकारी जवाहर के जो व्यक्ति हो, उसका नाम जयप्रकाश नारायण। क्या जयप्रकाश बाबू को भी राजीव गांधी नीचे वो जरूरी नहीं समझा?
इसलिए कांग्रेस जब ऐसे सवाल करती है ना तो फिर मसला गंभीर हो जाता है। उसके पास दृष्टि दोष है, उसको केवल अपने नेता दिखाई दिए जब उसके पास ताकत रही, कलम रही। स्वामीनाथन ने ये हरित क्रांति कब की थी? जब इंदिरा जी थी ना, देश को भूख से बचाया था। इंदिरा गांधी इनको भारत रत्न नहीं दे सकती थी। कांग्रेस को यह याद है कि राजीव गांधी को देना है, यह याद नहीं स्वामीनाथन को देना है। इसलिए कांग्रेस के साथ बहुत सवाल है। इसीलिए मैंने कहा आज केवल बहस गठबंधन पर रखो। ओपी सिंह जी, आपके मैं जब भी गठबंधन पर बहस करता हूं, समाजवादी पार्टी और दूसरे दल जो आपके विरुद्ध हैं राजनीति में, वो लोग ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद को अचानक से उनकी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बना देते हैं और कहते हैं कि आप राजभर जी को कितनी सीटें दे रहे हो, क्या 10 सीटें देंगे, क्या 20 सीटें देंगे, क्या 30 सीटें देंगे, ऐसे ऐसे सवाल उठाने लगते हैं। हालांकि इससे राजभर जी का थोड़ा सेंसेक्स बढ़ जाता है थोड़े समय के लिए। ओपी सिंह जी, खुल जाती है और पूरा जनता के सामने है, तो ये उसका जवाब नहीं देते। ये कहते हैं कि आपके इंडिया गठबंधन, उसमें एनडीए में क्या हो रहा है, ओम प्रकाश राजभर को कितनी सीटें दे रहे हैं। अब हम चले इन लोगों से मशविरा करने की हम कितनी देंगे, और उसके लिए क्या कहते हैं कि अपना दल जो है कोई महाभारत खड़ा कर रहा है, ओम प्रकाश कर रहे हैं कि संजय निषाद महाभारत कर रहे हैं। अरे हमारे साथ जो लोग हैं वो ईमानदारी से हैं, और उन दलों का देखिए 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपमान नहीं किया, सम्मान दिया, और वो हमारे साथ हैं। किसी को पता भी नहीं चलता कि जो है अनुप्रिया पटेल को कितनी सीटें देंगे, संजय निषाद को कितनी दी गई, या ओम प्रकाश राजभर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अपना तो बताते नहीं। ये चले आते हैं हमारी पार्टी में कोई इस तरह की कोई बात, विभेद, मतभेद सिर्फ फड़ोवर इनकी तरफ नहीं है। दूसरी बात यह है कि चिंता ये करें कि एक पार्टी जब बहन मायावती के चरणों में गई तो 5 पाई, 5 से 3 हो गई, और एक पार्टी देश के छोड़िए 415 से 44, उत्तर प्रदेश में 14 में 2, 19 में 1, 24 में भगवान राम जाने क्या होगा। तो ये अपनी चिंता कर ले। बाकी भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने के लिए जनता देश की बैठी हुई है, और वो जनता की बदौलत भारतीय जनता पार्टी चल रही है। दूसरी बात यह है कि एक बात और सुन लीजिए, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हम जब आपके डिबेट पर आते हैं तो क्या कहते हैं? हम तो यही ना कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां है उसके आधार पर हम जनता के बीच में फिर मैदान में जा रहे हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। ये सब लोकतंत्र बचाने वाले, संविधान बचाने वाले परिवारवादी पार्टी है। ये गांधी परिवार जो है ये लोकतंत्र और देश बचाए, जिसने इमरजेंसी देश के ऊपर लागू किया था, देश की जनता की आवाज को बंद कर दिया था। ओपी सिंह जी, ठीक, आपकी बात आई। और प्रेस में जो है उस समय भी हम लोगों को क्या क्या किन संकटों से गुजरना पड़ता था। ये लोग जब लोकतंत्र, ठीक है ओपी सिंह जी, आगे मित्र, एक बात मैं कह के समाप्त करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई 117 सरकारों को बर्खास्त किया। आप पत्रकार रहे, ठीक है, 57 सरकारें केवल इंदिरा जी ने बर्खास्त किया था। ये लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं। ठीक है, आप बताइए। नहीं, अभी वो न्याय दे रहे हैं, न्याय के लिए निकले। ठीक है ओपी सिंह जी, आगे बात। मैं ये दो पक्ष में बात कहना चाहूंगा। एक तो खांटी व्यवहारिक बात कहूंगा, मैं फराज किदवई जी और कांग्रेस से कहूंगा, तो आपका ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल के प्रति जो अप्रत्याशित स्नेह है वो तब तक बेईमानी हो जाता है जब तक वो कोई बवाल नहीं कर रहे भाजपा के यहां जाके। क्या? तब तक मजा नहीं आएगा। हम कह रहे भाजपा उनको 1 सीट दे, वो बवाल कर रहे हैं क्या? आपके यहां आ रहे हैं क्या? आ रहे हो तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ, हम चलाते हैं लाइव। क्या कहते हैं एनडीए टूट गया? कराओ फराज भाई। अपना दल, सुभपा और निषाद पार्टी, इन तीनों को ले आओ कल लखनऊ में, उन्हें दिल्ली में ले आओ, लाइव चलाते हैं क्या?
और ये लिखेंगे कि भाजपा को बड़ा झटका, उत्तर प्रदेश में एनडीए टुकड़े टुकड़े। करा दो, करा दो, नहीं तभी बात बनेगी, बाकी फिर थेतराई है। भाई कोई कह रहा है कि फलाने को लड्डू नहीं मिला, फलाना कह रहा मैं तृप्त हूं, तो बात नहीं बनेगी ना। वो चिल्लाए कि हमको लड्डू नहीं मिला, तो आप पीछे से माइक लगा दो, बोलो देखो भैया की बात सुनो। क्या ऐसा तो कोई बोल नहीं रहा। और मैं एक और भविष्यवाणी कर दूं, ये भी लिख लेना, ये 1 सीट दे, फराज भाई सच में लिख लेना, मेरा अनुभव बोल रहा है, मेरी बात नहीं किसी से। ये 1 सीट दें, जितने 3 दल हैं, ये 2 सीट दें, ये 5 सीट दें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, ये तीनों दल यही नारा लगाते मिलेंगे आपको। अपना दल, संजय निषाद की पार्टी और राजभर की पार्टी। लिख लो किदवई जी। आरएलडी के साथ 2+1 हुआ, कहीं विरोध सुना आपने? नहीं ना, नहीं ना, आपकी साथ उन्हें मंजूर नहीं, तब कुछ तो कारण होगा मित्र। यही है रहस्य जिसको समझना है। आपकी साथ मंजूर नहीं। मुझे याद है एक बार मैंने एक बात कही थी, उसी बात की, चूंकि फराज भाई बहुत योग्य व्यक्ति है इसलिए मैं कहूंगा प्रियंका जी भी बहुत शार्प हैं। दुनिया, भारत में जो आदमी बिल्कुल कभी स्कूल की बिल्डिंग नहीं देखा, वो भी ये रुपया तो गिनना जानता है, और ये जानता कि रुपया का मतलब क्या है। नरेंद्र मोदी 6,000 रुपया दे रहे थे किसान को, नरेंद्र मोदी की सरकार। राहुल जी ने कहा प्रियंका जी कि हमको जिताओ 72,000 देंगे। क्या 6,000 और 72,000, देख लो कितना अंतर है, आकाश पाताल का। क्या जनता ने 72,000 वाले को हरा दिया, 6,000 वाले को जिता दिया। इसका कारण तो खोजो। इन्हें आपकी साथ मंजूर नहीं है, उनकी 2 मंजूर है। क्यों? उसका कारण मैं बता दूं। वो जानते हैं 2 में 2 जीत के आ जाएंगे। ये तो समझिए ना। अन्यथा 72,000 वाली बात जब राहुल जी ने कही थी प्रियंका जी, तो जनता को वोट दे देना चाहिए था राहुल गांधी को। 72,000 रुपया साल, यानी 6,000 रुपया महीना। एनडीए की सरकार जितना साल में दे रही उतना 1 महीने में देने का वादा किया था राहुल जी ने, लेकिन वोट नहीं मिला, सीटें आई 44। इसकी वजह खोजिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, भारत रत्न पर बहुत राजनीति नहीं करिए। और मैं ये भी नहीं मानता कि भारत रत्न से कोई चुनाव प्रभावित हो जाए। वो जो लोग मानते हैं उन्हें मेरा प्रणाम। ओपी सिंह जी, एक नई बात कहता हूं, स्वामीनाथन जी कितने लोकप्रिय हैं, आदमी बड़े हैं, योग्य हैं, उनका योगदान है, लेकिन चुनावी राजनीति में उनको कोई इंपैक्ट हो सकता है, मुझे नहीं लगता। ये चरण सिंह जी का भी मैं कहूं, जिनको लग रहा है वो भी अभी परिणाम में आ जाएंगे सामने तस्वीर। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान थे प्रियंका जी, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल क्रिकेट। हर मोहल्ले में बच्चा क्रिकेट खेल रहा है। कांग्रेस ने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया, और कांग्रेस को लोगों ने समझा दिया कि सचिन को दे दो, 100 सीटें तो अकेले इसी से आ जाएंगी सचिन को भारत रत्न देने से। बोले तुरंत बुला के लाओ सचिन को, दो गले में पट्टा डालो इनके। डाल दिया। क्या माला फूल पहनाओ और बर्फी खिलाओ, दही बर्फी। रोहित जी, 1 वोट नहीं मिला, 1 वोट नहीं मिला। हम सचिन के क्रिकेट के दीवाने हैं, भारत रत्न और राष्ट्र रत्न से हमसे क्या लेना देना? नहीं तो कांग्रेस सत्ता से कैसे चली जाती? सचिन तेंदुलकर को दिया था ना। और जब कुछ नहीं हुआ तो वो भी बेचारे फिर ल्यूमिनस बैटरी बेचने का विज्ञापन करने लगे तेंदुलकर। क्या करें? ऐसा नहीं है मित्र। जयप्रकाश जी को और अंबेडकर साहब को, ओपी सिंह जी, कांग्रेस ने जानबूझकर उपेक्षित रखा, तो क्या अंबेडकर की हैसियत कम हो गई थी कोई? इस देश में अगर पूरे आजादी से अब तक के कालखंड में, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई अन्यथा ना ले, लेकिन मैं अपने
उससे कह रहा हूं, इस देश में आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक जितने नेता हुए हैं, उनमें अगर किसी नेता को उसके अनुयायी भगवान के रूप में पूछते हैं तो वो अकेले और अकेले बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। आपने भारत रत्न नहीं दिया कांग्रेस वालों, तो बाबा साहब की हैसियत कम हो गई? नहीं ना। बाबा साहब को तब भारत रत्न मिला जब विश्वनाथ प्रताप की सरकार आई, जिसको भाजपा और कम्युनिस्ट दोनों सपोर्ट कर रहे थे। तब आपको राजीव गांधी के लिए जल्दी थी, भीमराव अंबेडकर के लिए नहीं। और फिर भी मैं मानता हूं भारत रत्न के मसले बहुत चुनावी राजनीति में नहीं जाते। हां, राष्ट्रीय जरूर चाहता है कि जिन लोगों ने बड़ा काम किया है, देश की सेवा की है, उनको सम्मानित किया जाए। लेकिन आप सोचो कि भारत रत्न कोई ऐसा अलादीन का चिराग है कि देख के वोट आ जाए? मैं नहीं मानता। वोट के लिए आरएलडी और बीजेपी की केमिस्ट्री ही काम करेगी। अच्छा, 2009 था कि 4 था? 9 था शायद, जब आरएलडी और इनका गठबंधन था भाजपा का, ओम प्रकाश जी, क्या तब तो भारत रत्न नहीं दिया था बड़े चौधरी साहब को, है ना? तब तक तो नहीं, भाजपा तो दे भी नहीं सकती थी तब तो, क्या? क्योंकि सरकार में तो थे नहीं। स्वीप कैसे कर दिया था पश्चिम, कैसे कर दिया था? इसलिए मैं नहीं मानता, इसलिए इसमें बहुत उत्तेजित में मत होइए। हाँ, चरण सिंह जी को मिलना चाहिए, अच्छी बात है। जिन लोगों ने देश के लिए अच्छा किया उन सबको मिलना चाहिए। भारत रत्न में काहे की कंजूसी? मैं तो कहता हूं सबको दो, क्यों कंजूसी हो? कोई जमीन जायदाद लिखी जा रही है किसी की? नहीं ना। ये मान, ये सम्मान सबको मिलना चाहिए। और मैं तो कहूंगा झगड़ा खत्म करो। ओपी सिंह जी ऐसी व्यवस्था करा दो, मोदी जी वैसे भी चौंकाने वाले फैसले करते। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत रत्न, उपराष्ट्रपति पद्म विभूषण परमानेंट कर दो। क्या जो रहे सो पाए? नहीं, रिटायर अपने घर जाए उससे पहले एक किताब ले जाए, बोले भाई भारत रत्न की भी चिट्ठी ले जाओ। क्या नहीं, झंझट खत्म करोगे, इसने उसको दिया, नहीं उसको किसको दिया। जब यही करना तो भी कोई बुरी बात नहीं, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहे उसको भारत रत्न मिल जाना चाहिए। लेकिन मूल प्रश्न है, मेरे लिए सबसे पवित्र है जनता का जनादेश। उससे बड़ा कुछ नहीं, उससे पवित्र कुछ नहीं। और मैं अपनी इस फराज भाई के तमाम तर्कों के बाद भी बहुत विनम्रता से इसी धारणा पर कायम हूं। जनता जिसको जिताती है, मैं मानता हूं वही सही काम कर रहा है। क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं कि जनता के विवेक में कोई कमी है, ये जान लीजिए। सब में कमी हो सकती है, भारत के सामान्य जन की बुद्धि में कमी नहीं हो सकती। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, जयप्रकाश बाबू ने कही थी इंदिरा गांधी से। मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं कि भारत का व्यक्ति गरीब हो सकता है, स्कूली शिक्षा से वंचित हो सकता है, लेकिन उसका विवेक जागृत रहता है। सिर्फ वही बात दोहरा रहा हूं। मेरे लिए न अपना एक जो जीता, मैं मानता हूं जनता उसी को सही मान रही है, बाकी को गलत। धन्यवाद।